इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर दुमका से है, जहां बीजेपी ने जिला में संगठन पर्व के तहत अग्रसेन भवन में जिला अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी प्रक्रिया आयोजित की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के चुनाव अधिकारी शैलेंद्र सिंह, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी उपस्थित रहीं। और जहां दुमका जिले में संगठन की कमजोर स्थिति को सुधारने के लिए यह प्रक्रिया रखी गई, और जिसमें कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, मंडल के अध्यक्षों, पूर्व मंडल अध्यक्षों से व्यक्तिगत राय भी ली गई। सभी ने नाम सीलबंद लिफाफे में प्रदेश के संगठन को भेजे गए। जहां आपको बताते चले कि प्रदेश चुनाव अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और अनुशासन की सराहना की। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार इस दुमका जिले के नवनियुक्त नए अध्यक्ष के हेतु विचार मंथन, सबका विचार लिया गया। जो प्रदेश ने तय किया था वैसे कार्यकर्ताओं से विचार लेकर हम लोग इस प्रदेश को देने के लिए प्रदेश नेतृत्व द्वारा इस विचार पर निर्णय लेकर प्रदेश द्वारा फिर से तय की जाएगी कि इस जिले के कौन व्यक्ति अध्यक्ष होंगे। और उसी के तहत हमारे साथ पूर्व मंत्री हमारे बहन हमारे बगल में बैठी है और हमारे सहयोगी रवि मोदी जी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला डॉक्टर के हिजाब को हटाने को लेकर उनकी कोशिश का मामला अब कानूनी बोर्ड पर पहुंच गया है। और जहां आपको बता दें कि रांची के इटकी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मुर्तेज ने जो थाने में पहुंचकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी को दर्ज कराया। तो वहीं आपको बताते चलें कि उनकी ओर से शिकायत के अनुसार बिहार में हुए एक सरकारी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के हिजाब के साथ हस्तक्षेप किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से महिला के हिजाब को छूने और हटाने की कोशिश की। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो चुका है, और जिसे इसे असंवैधानिक और अपमानजनक उनकी ओर से बताया गया। खबर दुमका से है, जहां जिले में बीज वितरण की भारी अनियमितता सामने आई है। बता दें कि सरकार ने रबी फसल के लिए फसलों को 50% तक के अनुदान, जिसमें कि गेहूं, सरसों, मसूर और चना के बीज प्रदान किए थे। लेकिन आपको बताते चले कि किसानों को वितरण एजेंसियों ने उन लोगों को दिए हैं जो कि असल में किसान ही नहीं है। जहां आपको बता दें कि दुमका में 3 एजेंसियों, जिसमें कि सिंदरी फर्टिलाइजर, प्रोग्रेसिव विजन और मेसर्स विकास इंटरप्राइजेस को बीज वितरण का काम सौंपा गया था। और एजेंसियों ने सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर ही बीज का वितरण किया, जबकि नियमों के तहत किसानों को उनकी खेती योग्य जमीन के कागजात के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। इस मामले पर जिला कृषि पदाधिकारी ने जांच की बात कही है। तो जबकि आपको बता दें कि कुछ एजेंसियों के द्वारा बीज बाजार में बेचने की भी सूचना सामने आ रही है। इस मामले की जांच लगातार जारी है, और जहां प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार खास तौर पर किसान कर रहे हैं। गेहूं का बीज आया हुआ है, चना का और मसूर और सरसों किसानों के लिए 50% सब्सिडी पर, और वही 100% सब्सिडी पे भी आया हुआ है। 50% वाला जो सब्सिडी है आपका, उसका देने का प्रक्रिया क्या है? 50% वाले सब्सिडी का है ये लैंड्स पैक्स प्राइवेट डीलर्स जिन्होंने डीडी लगाया है, उनके द्वारा ये दिया जा रहा है। आखिर किसान को वेरीफाई कैसे करेंगे? किसान को रसीद जो किसान लाएंगे, वंशावली एंड जमीन का रसीद, उसके हिसाब से उनका एरिया, उनका कितना एरिया पड़ता है, उससे फिर किसान का एक्चुअल एरिया कैलकुलेट होगा और उसको ब्लॉकचेन में उसको एंट्री करना है। और प्राइवेट डीलर है आपका, वो जमीन का रसीद नहीं बल्कि आधार पे दे रहा है। तो ये गलत है, आधार पे नहीं देना है। आधार तो रजिस्टर होता है, वो सोर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ब्लॉकचेन के बाद आधार से ही रजिस्टर होना है उनको, लेकिन आधार इज नॉट द क्राइटेरिया। वो जमीन उसका कितना है, उसमें कितना उन्होंने रजिस्टर कराया, अगर 1 एकड़ है तो 1 एकड़ के हिसाब से उनको मिलना है। तो जमीन का कागजात वो प्रोड्यूस करेगा ना? हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं दिया जाता है।
तो नहीं लिया जा रहा है, तो ये गलत है। लिया जाना है, या तो मे भी उनका पिछले साल का पहले का रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, तो उसमें अगर उनका जो भी डाला हुआ होगा ब्लॉकचेन में, तो वो पहले से रजिस्टर्ड किसान के लिए कोई जरूरत नहीं है। जो न्यूली रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनके लिए वो जरूरत है। वेरिफिकेशन के लिए हम खुद गए, कभी रजिस्टर्ड नहीं हुए और आधार लेके हमें मिल गया। तो आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन ये गलत है, आधार से नहीं होना चाहिए, है ना, ये रसीद से होना चाहिए था। अब आपके संज्ञान में जमा हुआ है, क्या कदम उठाएंगे? इस पर जांच होगा, जिन्होंने ये किया है कैसे कर रहे हैं। यदि उन लोगों को नहीं पता है कि कैसे कर रहे हैं, तो उनको ये जानना पड़ेगा कि इस तरह से नहीं है। अब खबर जामताड़ा से है, जहां आपको बता दें कि जिला खेल कार्यालय के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव जीतू डांगल इंडोर स्टेडियम में मनाया गया। जहां आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की जीवनी से प्रेरित होकर युवाओं की भूमिका पर चर्चा की गई और जहां प्रतियोगिता में सामूहिक लोक नृत्य, लोकगीत, भाषण, चित्रकला और कविता लेखन आयोजित किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि 15 से 29 वर्ष आयु सीमा के युवाओं ने भाग लिया और जहां विजेताओं को घोषणा जिला खेल समन्वयक अमित साव की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि भाषण में पारुल भारतीय ने प्रथम, तो वहीं कविता लेखन में श्वेता कुमारी ने प्रथम स्थान को प्राप्त किया। खबर सरायकेला से है, जहां आपको बता दें कि राजनगर के प्रखंड में हैंसल बाजार में लगा हाई बार्ट लाइट पिछले 1 वर्ष से खराब पड़ा हुआ है, जिससे कि रात के समय में पूरा बाजार अंधेरे में डूब जाता है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि 9 हैलोजन लाइटों में से केवल 2 ही लाइटें जल रही हैं, जबकि 7 पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ना तो प्रशासन इस समस्या पर ध्यान दे रहा है और ना ही संवेदक लाइट की मरम्मत करा रहे हैं। अंधेरे के कारण बाजार में आने जाने वाले लोगों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं असामाजिक गतिविधियों का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ही मरम्मत की मांग की है ताकि बाजार में क्षेत्र में फिर से रोशनी लौट सके। सभी लोग काफ़ी दिन से इसका मांग करते आ रहे हैं कि जल्दी से स्ट्रीट लाइट को लगाया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे सब्जी पूरा अगल बगल गांव से आते हैं बेचने के लिए, अंधेरा कोई आदमी खरीद नहीं पाता। बगल में मंदिर है, पूजा करने सब महिलाएं आती है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यही मांग है कि जल्द से जल्द इस स्ट्रीट लाइट को, सारे लाइट को लगाए। एक ही लाइट अभी जल रहा है जो काफ़ी नहीं है यहाँ का ये करने के लिए, प्रकाश के लिए। तो इसलिए हम सभी का ये मांग है कि ये जल्दी से जल्दी स्ट्रीट लाइट को लगाया जाए। रोड तरफ में रोड चौक का लाइटें नहीं जल रहा, 2 साल से बंद ही पड़ा हुआ है। अंधकार में गाड़ी घोड़ा चल रहा है, एक्सीडेंट घटना घट रही है, यही सब हो रहा है। इसके लिए व्यवस्था हो जाने से तो बहुत बढ़िया होगा। दिक्कत है, देखिए बाजार में तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है और इतना सब बाती लगा हुआ है, तब भी एक को बाती जल रहा है। अरे तो देखिए अभी रोड में देखिए साफ सुथरा तो कुछ भी नहीं है, इसमें दुर्घटनाएं भी होती रहती है। हाँ, अब क्या वही बात है। कुछ मांगे हैं इसको लेकर, क्या कुछ मांगे हैं? हाँ, इसमें लाइट होना चाहिए और ये साफ सुथरा भी होना चाहिए। ये देखिए एक्सीडेंट का ये है हम लोग का यहाँ, मतलब उसका हाँ, उसका लिए कुछ कार्रवाई किया जाए। बगल में मंदिर भी है, जिसमें बगल में महिलाएं आती हैं, अंधेरा होने से बड़ा दिक्कत। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां आपको बता दें कि उलीहडी थाना क्षेत्र के डिमडा रेजिडेंसी में स्थित आरओ प्लांट में अचानक से भीषण आग लग गई और जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं बताते चले कि आग लगने की वजह एक कर्मचारी के द्वारा गैस चूल्हे पर खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी बताई जा रही है और जहां आग ने पास के रखे सामान को चपेट में ले लिया। तो वहीं आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे प्लॉट में सारा सामान जलकर खाक हो गया और जिसमें कि पानी की जार, मोटर पाइप, बिजली के उपकरण सामग्री सभी शामिल है। जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि आग लगने के बाद दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी गई, जहां दमकल विभाग ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया और किसी प्रकार की जनहानि इस घटना में नहीं हुई है। प्रशासन ने घटना के कारणों की जांच को भी शुरू कर दिया है। तो वहीं स्थानीय लोग अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की मांग कर रहे हैं।
खबर जमशेदपुर से ही है, जहां आपको बता दें कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। जब आपको बताते चले कि दुकानदारों ने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी और इसके बाद जब दुकानदारों ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस के सामने भी किन्नरों का आतंक जो है उन्होंने दिखाया। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने भागकर अपनी जान जैसे तैसे बचाई, तो वहीं स्थानीय लोग और दुकानदार किन्नरों के आतंक से बेहद ही परेशान हो गए हैं, क्योंकि अगर कोई सवाल पूछे तो किन्नर अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां परसूडीह क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण ने जीवन को संकट में डाल दिया है। आपको बताते चले कि सरजामदा, बारीगोड़ा और राड़गोड़ा, गदरा जैसे जो गांव हैं, यहां से होकर बहने वाला बड़ा नाला अब जहरीला बन चुका है, जिससे कि 60,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं यह नाला पहले ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा था, लेकिन अब इसका पानी काला और दुर्गंध युक्त हो चुका है। जहां आपको बताते चले कि स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि टेल्को, बेबको और टाटा पावर जैसी जो कंपनियां हैं इस नाले में औद्योगिक केमिकल्स और फ्लाई ऐश छोड़ रही हैं, और जिसके कारण प्रदूषण के कारण खेती भी बर्बाद हो रही है। तो वहीं पशु भी जहरीले पानी को पीने को बेहद ही मजबूर हैं, जहां बच्चे और बुजुर्गों में भी सांस की बीमारियां और त्वचा रोग बढ़ गए हैं। तो वहीं जिला परिषद के सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने इस पर चेतावनी दी है कि ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। जहां विधायक मंगल कालिंदी ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। जाइएगा बिगलिंग्स स्कूल के पीछे, तो टाटा पावर और अन्य कंपनियों के द्वारा, टाटा पावर के द्वारा हजारों ट्रिप फ्लाई ऐश फेंका गया है, चाहे वो फॉरेस्ट का जमीन हो। लाफार्ज कंपनी का देख लीजिए, तो जाके देखिएगा कि जिस जगह पे आप जाइएगा वहां सीमेंट का डस्ट ऐसे ही फेंका हुआ है। तो इससे इस क्षेत्र का जो आने वाले जो बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 10 में 3 से 4 बच्चों को दम्मा की शिकायत आ रही है। लोगों के स्किन में बहुत सारा इचिंग और ये आ रहा है, तो लोग बहुत परेशान हैं दम्मा से, वायु प्रदूषण से दम्मा हो रहा है। और अगर कोई अच्छा से स्वास्थ्य विभाग सर्वे करवाए तो मुझे तो लगता है कि जो रामपुर गिट्टी मशीन है, भोला बागान है, विवेक नगर है, इस क्षेत्र के लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, जो कि आने वाले दिन में कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो आपके माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं, और कुछ दिन पूर्व विधानसभा में माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी ने भी इस बात को उठाया था। तो हम लोग चाहेंगे कि जरूर राज्य सरकार का जो पर्यावरण, देखिए ये जो मामला है, हमारे क्षेत्र में 3 कंपनियां हैं, उसमें टेल्को कंपनी है, नुबोको है, टाटा पावर। इन सभी कंपनियों के द्वारा जो हमारे क्षेत्र में सरजमदा, बारीगोड़ा, राहड़गोड़ा, कदड़ा आदि क्षेत्रों में बड़ा बड़ा नाला बह रहा है, उस नाले के पानी को गंदगी किया जा रहा है। कहीं फ्लाई ऐश निकल रहा है, तो कहीं टाटा कंपनी का केमिकल निकल रहा है, तो कहीं गंदा तेल निकल रहा है, तो जिस कारण से पूरा नाला का जो पानी है यहाँ से लेकर खखड़ी पड़ाता है, गोविंदपुर, सरजमदा, गदड़ा, और इस क्षेत्र में काफ़ी सारे किसान हैं और उनके मवेशी हैं जो गर्मी दिन में इसी पानी के ऊपर आश्रित रहते हैं। लेकिन कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के कारण ना वो मवेशी उसका पानी का लाभ उठा पा रहे हैं, ना ग्रामीण उस पर कपड़ा धो पा रहे हैं, ना उस पर ठीक से नहा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मजबूरन कुछ ग्रामीण जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो उस पानी पर नहाते हैं, बहुत मजबूरी से नहाते हैं। आप जाके गदड़ा पुलिया में देख के आइए, आप सरजमदा पुलिया में देख के आइए। पहले इसी नाले पर हजारों ग्रामीण बहुत तरीका से अपना नहाना धोना करते थे, कपड़ा धोते थे, गाड़ी धोते थे, मवेशी चरते थे। आज उस नाला पर एक मछली तक नहीं है, मेढक भी मर जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रामगढ़ से है, जहां जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के सीसीआर कोयला स्टॉक के सैलरी मलबे में दबने से बड़ा हादसा जो है वो होते होते टल गया। आपको बता दें कि मलबे में दबने से 4 लोग उसमें फंस गए थे, लेकिन ग्रामीणों और मजदूरों की तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताते चले कि सभी लोग गुला थाना क्षेत्र के मुरपा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, और जहां जानकारी के अनुसार दर्जनों लोग सीसीएल के कोयला स्टॉक में से सैलरी निकालने का काम करते हैं। और जहां बताते चले कि घटना के बाद
मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। तो वहीं आसपास मौजूद मजदूरों ने तुरंत पास में काम कर रही जेसीबी की मशीन को मौके पर बुलाया और जहां रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया तो वहीं समय रहते मलबा हटाकर सभी दबे हुए मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे कि उनकी जान भी बच सकी। खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटा स्टील के लीज नवीकरण के खिलाफ आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि मंच के सदस्यों का कहना है कि टाटा स्टील का लीज नवीकरण गलत होगा, क्योंकि पहले जब कंपनी ने जमशेदपुर में जमीन ली थी तब आदिवासी और मूल निवासी रैयतदारों को ना तो उचित मुआवजा मिला है और ना ही नौकरी और ना ही आर्थिक लाभ। जहां संगठन का यह भी कहना है कि टाटा स्टील की लीज 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है और अब आदिवासी और मूलवासी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए हैं। जहां मंच के प्रतिनिधि हरमोहन महतो ने आरोप लगाया है कि सरकार और जिला प्रशासन की मिलीभगत से टाटा स्टील को लगातार जमीन दी जाती है। जहां मंच ने हेमंत सरकार पर भी सवाल उठाए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार को नई लीज देने से पहले मूलवासी हितों के लिए भी प्राथमिकता उन्हें देनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए 66 नए डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र सौंपे और जहां इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास करना है ताकि राज्य की जनता को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों की कमी को दूर करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है और आने वाले समय में भी नियुक्तियां लगातार की जाएंगी। जहां डॉक्टर इरफान अंसारी ने नियुक्ति मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर रामानंद कुमार, डॉक्टर मोहम्मद मासूम अली के समेत सभी डॉक्टरों को शुभकामनाएं भी दी। जहां उन्होंने डॉक्टरों से अपील की है कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से झारखंड की जनता की सेवा करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जब से मैंने विभाग संभाला है लगातार नियुक्ति पत्र डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स की कमी है वो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। एकदम मनचाहा सैलरी आइए और सेवाएं दीजिए। तो शहर के साथ साथ हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रामीण एरिया का जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करें। उसके तहत आज आप देखिएगा जो नियुक्ति पत्र उन्होंने दिया है वो सभी एरिया में दिया है, चाहे वो पाकुड़ हो, चाहे वो साहेबगंज हो, चाहे वो दुमका हो, चाहे वो जामताड़ा हो, गिरिडीह हो या बोकारो हो, आसपास के एरिया में हमने दिया है। तो जब से मैंने पदभार संभाला है आप देखिए नियुक्ति दे रहा हूँ, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, ये फोन भी करते हैं, विभाग में आवेदन दे रहे हैं। और ये नए साल के अंत में मैं इसको खत्म कर रहा था चैप्टर, अब जब नए साल की जब शुरुआत होगी तो बड़े पैमाने पर और भी डॉक्टर्स बन जाएंगे। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग इस राज्य को मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात हम लोग देने जा रहे हैं। आज हम लोग गए थे, हमारे एसपी साहब भी थे, कुछ टीम के साथ गए थे। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर हम लोग गए थे, उनका अप्रूवल मिल गया है। मां मैम साहब का भी अप्रूवल हम लोग ले लिए हैं अप्रैल में। तो अब हमें लगता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति आएगी। मेडिकल कॉलेज बने लेकिन सही ढंग से चालू नहीं कर पाए। अब मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं तो उसका फैकल्टी कहाँ से लाते हैं? तो हम लोग फैकल्टी की व्यवस्था के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। मुझे कभी कभी खराब लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन लोगों ने क्या किया 20 वर्षों तक। केवल खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बोकारो से है, जहां चाश शमशान घाट पर वर्षों से रखे अस्थि कलशों को आखिरकार मोक्ष दिलाने की पहल की गई। आपको बता दें कि अपनों की राह देखते देखते जिन अस्थियों को कोई लेने ही नहीं आया, उनकी जिम्मेदारी अब चाश शमशान घाट की काली मंदिर ट्रस्ट समिति ने उठाई है। और जहां समिति के सदस्यों ने उपायुक्त से वार्ता कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और अनुमति मिलने के बाद आज विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया और इसके पश्चात कुल 16 अस्थि कलशों की यात्रा निकाली गई और उन्हें पवित्र
दामोदर नदी में विसर्जित कर दिया गया। बताते चले कि यह दृश्य भावुक कर देने वाला था। तो जहां वर्षों से अपनों की प्रतीक्षा में पड़ी अस्थियों को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार मिला है, जहां ट्रस्ट समिति के इस मानवीय प्रयास की स्थानीय लोगों ने सराहना की, तो वहीं इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल भी बताया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।